नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, सहायक प्राध्यापक गवर्नमेंट एमजीएम पीजी कॉलेज इटारसी। मैं आज आपको नगर के आकार की संरचना के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आज हम नगर के आकार की संबंधित सिद्धांत के बारे में बताएंगे। दरअसल नगर का जो आकार की संबंधित सिद्धांत होता है वह नगर के विभिन्न प्रकार के जो योजनाएं हैं, जो उनकी वस्तु स्थिति होती है, जो उनका पैटर्न होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। नगर का आकार की संबंधित सिद्धांत, दरअसल नगर किस प्रकार से कहाँ पर किस प्रकार से डेवलप है वो, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे कई विद्वानों ने कई प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। हम आज आपको इसके बारे में बताएंगे। इस लेक्चर में हमारे पास कई टॉपिक रहेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि प्रस्तावना, संकेंद्री पेटी के सिद्धांत, संकेंद्री पेटी के समालोचनाएं, जिसमें हम लोग कुछ संकेंद्री पेटी का जो आलोचना हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद खंडी सिद्धांत जो होमर हायड के द्वारा दिया गया था। इसके बाद खंडी सिद्धांत की कुछ आलोचना कि कुछ लोगों ने इसकी भी आलोचना की, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा बहुकेंद्री सिद्धांत, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद शास्त्रीय सिद्धांत, जो ये तीन सिद्धांत हैं, इन तीनों सिद्धांतों का जो आलोचना है या इनकी जो कमियां या खूबियां हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और अंतिम में हम निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे कि वास्तव में क्या यह चीज़ें ठीक है या फिर और भी कुछ चीज़ें संशोधन हो सकती हैं। तो आज हम लोग अपने इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप सीखेंगे कि नगरीय आकारिकी क्या होती है, नगरीय आकारिकी में अगर कोई सिद्धांत दिए हुए हैं या शास्त्रीय सिद्धांत कितने प्रकार के हैं, और विभिन्न विद्वानों के अनुसार किसी भी नगर में भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इस अध्याय में हम लोग बात करेंगे। तो आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो नगरीय आकारिकी होता है, इसका अंग्रेजी शब्द है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है मार्फो और दूसरा शब्द है लोगस। तो मार्फोलोगस का मतलब ये होता है किसी भी क्षेत्र के बारे में विवरण करना या अध्ययन करना। तो अगर हम नगर के विवरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसके आकारिकी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ होगा। जैसे मर्फी ने बताया कि किसी भी नगर का जो आकारिकी अध्ययन होता है, उसका जो नगर होता है उसका स्वरूप, उसका प्रतिरूप कैसा हो, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यह नगर आकारिकी में अध्ययन होता है। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि नगर की आकारिकी के बारे में। नगर की जो आकारिकी होती है उसमें जो नगरीय संरचना होता है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो सड़कें हैं, गलियां हैं, उनका प्रतिरूप, विभिन्न प्रकार के जो इमारतों के स्वरूप हैं उनके बारे में बात करेंगे, अलग अलग जो भवन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और उसमें जो होने वाले कार्य, इन सभी का पूरा जो आयोजन होता है, उसकी जो व्यवस्था होती है, इसी को हम अर्बन मॉर्फोलॉजी या नगरीय आकारिकी में शामिल करते हैं। इसमें आप एक और तरीके से बोल सकते हैं कि यह नगर का आंतरिक भूगोल कहा जाता है, जिसमें आप बात कर सकते हैं नगर का आंतरिक भूगोल या नगर का जो भूमि उपयोग है। जैसे आप देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार का जो नगर है उसमें हर चीज़ों के लिए, हर भवन के लिए एक अलग अलग जगह होता है, जिसको निर्धारित होता है वह चीज़ वहाँ पर ही वह इस्टेब्लिश होता है। तो आगे हम बात करेंगे। तो नगर की आकारिकी संरचना के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने बात रखे। इसमें तीन जो सिद्धांत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये तीन सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें सबसे पहला सिद्धांत आता है संकेंद्री पेटी सिद्धांत। इसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पर जो सिद्धांत आता है वह खंडी सिद्धांत, और तीसरे नंबर पर जो सिद्धांत आता है बहुकेंद्री सिद्धांत। यह तीनों ही सिद्धांत एकदम शास्त्रीय रहे हैं, और स्टार्टिंग में, शुरुआत में इन्हीं तीनों सिद्धांत का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहा है। हम इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं। आइए, तो पहला सिद्धांत है संकेंद्री पेटी सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कंसेंट्रिक जोन थ्योरी बात कर सकते हैं। तो इसका जो सिद्धांत था वो दिया था समाजशास्त्री E.W. बर्गेस ने। आप देख सकते हैं कि यह एक नगर जैसा दिख रहा है, जिसमें बीच में बिल्डिंग्स हैं, और ये कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी आगे बात करेंगे। तो संकेंद्री पेटी जो सिद्धांत है वह सिद्धांत दिया था E.W. बर्गेस ने। उन्होंने शिकागो में लगभग 142 नगरों का पूरा सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद उन्होंने 1923 में यह पेपर दिया। नगरों की संरचना एवं उसके विकास के बारे में यह पहला सिद्धांत था, जिससे हमें पता चलता है कि नगर के
आयोजना कैसी कैसी है। यह सिद्धांत वॉन थ्यूनेन की थ्योरी के आधार पे आधारित था, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी नगर किस प्रकार से कहां पर कैसे डेवलप होगा। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम उन्होंने 1923 में, आप देखेंगे कि वह 1923 में उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम उन्होंने 1923 में जो प्रोसीडिंग ऑफ अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी इस पत्रिका में छपी, और यह बाद में एक पुस्तक आई द ग्रोथ ऑफ सिटी। यह पुस्तक थी ग्रोथ ऑफ सिटी, इसको इन्होंने पार्क बर्गेस और मैकेंजी द्वारा संपादित थी, और उसमें इसको बृहद रूप से बताया गया। और बाद में इसको 1929 में अर्बन एरिया के नाम से उसे प्रकाशित किया गया। इसी यह जो आज का जो क्लास है यह उसी लेक्चर के आधार पे आधारित है। तो जो संकेंद्री पेटी सिद्धांत है, यह संकेंद्री पेटी जैसा कि नाम से ही बताया जाता है कि इसमें कई पेटियां होंगी, और यह संकेंद्री पेटी गोलाकार, किसी भी नगर में गोलाकार आकार पर बात करता है। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो प्रथम पेटी है जिसका नाम होता है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। आप देखते हैं किसी भी नगर में जो सबसे सेंटर में एक पार्ट होता है जहां पर ज़्यादातर व्यापारिक प्रक्रियाएं की जाती हैं, उसे कहा जाता है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि जनरली यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं जहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, और वो आकर के अपना यहाँ पर सामान को खरीद रहे हैं। और ये जो पेटी होती है ये दो भागों में बटी होती है। इसमें पहला जो पार्ट होता है सबसे अंदर का, वहाँ पर फुटकर वस्तुएं बेची जाती हैं, और उसके बाहर में जो पेटी होगी उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पर थोक व्यापार की वस्तुएं बेची जाती हैं। यह पहली पेटी है, इसमें आप दो भागों में बांट सकते हैं। जो अंदर में होगा वह अंदर में फुटकर वस्तुओं का, और जो बाहर वाला यह पार्ट है यह थोक वस्तुओं का होता है, ताकि बाहर से जो लोग खरीदारी करने आते हैं अपने दुकानों के लिए, वो बाहर से अपनी खरीदारी कर करके चले जाएं। दूसरी जो पेटी होती है उसे कहा जाता है संक्रमणी पेटी। इस पेटी की यह विशेषता होती है कि यहाँ पर पुराने घर पाए जाते हैं। पुराने घर इन द सेंस कि जब स्टार्टिंग में जब नगर बना होगा उस समय उसी बाजार क्षेत्र के बाहर में वहाँ के जो व्यापारी थे वो रहते थे। अब उन व्यापारियों का जो पुराना घर है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यह पुराने घर है, और यह जस्ट उसके बगल में ही होता है। अब यह घर कौन यूज करता है, तो ये जो घर है, अब उसमें बाजार में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, अब इस जगह पे रहते हैं। तो ज़्यादातर ये जो स्लम का एरिया होता है, स्लम इन द सेंस कि वहाँ पे रहने वाले मजदूर इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप इस पेटी में देख सकते हैं कि ये दूसरा वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ये स्लम वाला पार्ट है, जिसमें ये विभिन्न प्रकार के जो मजदूर हैं वे रहते हैं। आप इन्हें यह भी देख सकते हैं कि ये नगर का जो सबसे बड़ा स्लम है यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर गरीबी ज़्यादातर पाई जाती है। बर्गेस जी ने यह भी बताया कि यह जो पेटी होती है यहाँ पर ज़्यादातर आपराधिक कार्य भी होते हैं, क्योंकि जनरली गरीबी ज़्यादा होती है, तो वो कुछ बच्चे मद्यपान आदि इत्यादि करके वो आपराधिक प्रवृत्तियों में भी लिप्त हो सकते हैं। कंसेंट्रिक जोन थ्योरी के जो तीसरा पेटी है उसका नाम है तृतीय पेटी। इसमें स्वतंत्र कार्यशील जो व्यक्ति होते हैं वो रहते हैं। मतलब ये कौन से व्यक्ति हैं जो रहते हैं, तो नगर में काम करने वाले जो अच्छे स्तर के लोग होते हैं, जैसे मैनेजर, प्रबंधक, या फिर वहाँ पे कार्य करने वाला क्लर्क, वह इस क्षेत्र में रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो घर है उसकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी और अच्छी है। तो यह जो दूसरी पेटी के जस्ट साइड में यह जो एरिया है, यहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं वह स्वतंत्र कार्यशील व्यक्ति होते हैं, और वो मुख्यतः क्या करते हैं कि नगर के पास ही है और अपने जगह से नगर में जाते हैं, काम करते हैं, और वहाँ CBD में काम करने के बाद फिर अपने जगह पर आते हैं। ये वे लोग होते हैं जो जोन 2 छोड़ करके जोन 3 में आए हैं, क्योंकि इसके पहले वे कहाँ रहते थे, जोन 2 में, और जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब पुराना हो चुका है। तो नगर स्वतंत्र कार्यशील व्यक्ति जो होते हैं वो तीसरी पेटी में रहते हैं। अब हम बात करेंगे चतुर्थ पेटी की। जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में ही, यह बहुत ही अच्छा घर दिख रहा है। तो नगर में रहने वाले जो बड़े लोग हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, वहाँ के बड़े काश्तकार हैं, बड़े साहूकार हैं, उनका घर यह है। और वो कहाँ पाया जाता है, यह चौथी पेटी में पाया जाता है, जिसका नाम है बेहतर निवास की पेटी। इस पेटी में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े घर होंगे, वहाँ पर इन्वायरमेंट से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित सारी सुविधाएं होंगी, और वहाँ पे रहने वाले लोग
बहुत ही अच्छे अच्छे होंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर व्यापारी, पेशेवर जो लोग हैं, विक्रयकर्ता हैं, और ये सब रहते हैं यहाँ पे। आप बात कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो भवन होंगे वो बड़े बड़े भवन होते हैं। संकेंद्री पेटी के पांचवें पेटी में आप देख सकते हैं जिसमें बोला गया कि अभिगमनकर्ताओं की पेटी। अभिगमनकर्ताओं की पेटी क्या होती है? कुछ लोग ऐसे होते हैं नगर में जो नगर के बाहरी छोर पर रहते हैं और काम करने के लिए वो नगर का जो सीबीडी एरिया है वहाँ पर आते हैं, और दिन भर काम करने के बाद फिर रात में वो जाकर के अपने घर पे सोते हैं। सुबह उठाए, वहाँ से फिर तैयार हुए, फिर वो क्या करते हैं, नगर में सीबीडी में आए, काम किए, फिर चले गए। तो आप यह एक पैटर्न समझ सकते हैं कि ये लोग ऐसे हैं जो नगर में तो नहीं रह रहे हैं, नगर के बाहर रह रहे हैं। काम कहाँ कर रहे हैं? नगर में कर रहे हैं, सीबीडी में कर रहे हैं। तो इस जोन को कहा जाता है अभिगमनकर्ताओं की पेटी या कुमुटुर्स जोन। इन्हें ये रात में सोने के लिए यहाँ पर आते हैं और काम करने के लिए नगर में या सीबीडी में दिन में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नगरी सीमा के बाहर छोटे छोटे घर हैं। आप देख सकते हैं नगरी सीमा के बाहर यहाँ पे आने जाने का रास्ता एकदम क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा घर नहीं होंगे, बट वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे रहने वाले लोग दिन में यहाँ पर रात में यहाँ पे रहते हैं और दिन में नगर में काम करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया संकेंद्री पेटी सिद्धांत के बारे में, जिसे E.W. वर्गेस जी ने दिया था, जिसमें कुल 5 पेटियां थी। अब हम बात करेंगे क्विज के बारे में, जिसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका उत्तर आपको देना होगा। तो सवाल यह है कि खुदरा व्यापार, व्यवसाय, होटल जैसी जो वाणिज्यिक गतिविधियां होती हैं, जिसमें बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें होती हैं, वह नगर के किस क्षेत्र में होता है? तो आपके ऑप्शन है, पहला वाणिज्यिक व्यापार जिला, संक्रमण क्षेत्र, मजदूर वर्ग का निवास, या आवासीय क्षेत्र। तो इसका जो उत्तर है, हमने पहले भी बताया था कि जो वाणिज्यिक व्यापार क्षेत्र है, सीबीडी है, उस क्षेत्र में व्यापार और खुदरा व्यापार और व्यवसाय का कार्य होगा। इस क्षेत्र में होटल, वाणिज्यिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मुख्य रूप से जो व्यापार वाला कार्य होता है वह कहाँ पर होता है? सीबीडी में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा वाणिज्यिक व्यापार जिला। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, वर्गेस के अनुसार जोन 4 में जो आवासीय क्षेत्र है वो आमतौर पर किस प्रकार के लोग वहाँ पर रहते हैं? ध्यान रखिए, मैं बात कर रहा हूँ जोन 4 की। तो जोन 4 में कौन किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो उसमें पहला है जन्मजात अमीर लोग या मध्यम महान वर्ग के लोग, तीसरा अप्रवासी और किशोर अपराधी, और चौथा मजदूर और गरीब लोग। इसमें से जो ऑप्शन आपका सही है वह है जन्मजात अमेरिकी लोगों का महान वर्ग। मैंने आपसे सामने क्वेश्चन रखा था कि वर्गेस के अनुसार जोन 4 में कौन लोग रहते हैं? तो जोन 4 जो होता है वह पर्यावरणीय रूप से बहुत ही सशक्त होता है। वहाँ पर जो अमीर लोग हैं, जो वहाँ के पेशेवर व्यापारी लोग हैं, वही लोग रहते हैं। तो पहले जोन में आप देखें सीबीडी है, दूसरे जोन में आपका निम्न स्तर के जो मजदूर वर्ग हैं वो रहते हैं, तीसरे जोन में मध्यम वर्ग के जो मजदूर हैं वो रहते हैं, चौथे जोन में जो वहाँ के पेशेवर लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो रहते हैं, और पाँचवें जोन में जो अप्रवासी क्षेत्र हैं वो लोग रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे आलोचनाओं की। दरअसल जब वर्गेस जी ने यह सिद्धांत दिया था उस समय बहुत सारे लोगों ने उसे बहुत ही अच्छा माना, लेकिन जब कई सारे लोगों ने जब बात करने लगे कि नहीं कुछ तो कमियां हैं इसमें, तो उन कमियों के बारे में हम बात करेंगे। तो लोगों ने बताया कि कोई भी जो नगर है वह कभी भी गोलाकार रूप में नहीं हो सकती, वह किसी न किसी दूसरे आकार को पकड़ती है, पूर्णतः वह गोलाकार रूप में नहीं हो सकती। दूसरा तथ्य उन्होंने ये बताया कि कोई भी जो नगर होता है उसका जो आकार होगा उसमें सड़क का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जनरली आप लोग देखते हैं कि सड़क के किनारे किनारे ही बस्तियां बढ़ती जाती हैं। अगर आप भोपाल में भी देखें तो भोपाल की तरफ चारों तरफ से आने वाली जो सड़कें हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं बजाय उससे थोड़ा दूर। तो सड़क बहुत इंपॉर्टेंट है,
यह बात दूसरे विद्वानों ने बात की। तीसरा बात यह था कि रेल और यातायात मार्ग का जो स्थिति है वो कहाँ पर है, यह बात बर्गेस जी ने नहीं बताई। तो इन 2-3 कारणों के आधार पे लोगों ने इनकी आलोचनाएं की और अगला सिद्धांत दिया जिसका नाम है खंड सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया था होमर हायट ने। आप देख सकते हैं यह होमर हायट महोदय हैं जिन्होंने अपने खंड सिद्धांत को बताया। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लाल कलर का जो इसमें दिखाया गया है यह सड़क है और इस सड़क के किनारे ही बहुत सारे जो निर्माण हैं वो हो रहे हैं। मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा कि क्या क्या चीज़ है। यह आपको उस नगर की संरचना दिखाई दे रही है जिसकी कल्पना होमर हायट जी ने की थी। तो होमर हायट का जो यह सिद्धांत था उसका मुख्य रूप से जो बात हुआ था वह प्रिंसिपल ऑफ सिटी लैंड वैल्यू के बारे में बात हुआ था। एक मिनट फिर। तो हायट का सिद्धांत मुख्य रूप से R.M. हर्ड की एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ सिटी लैंड वैल्यूज। उसमें उन्होंने प्रमुख रूप से अक्षीय वृद्धि के बारे में बताया था। अक्षीय वृद्धि क्या होता है कि कोई भी नगर उसमें जो सड़क होता है या नदी होती है, अगर उसके सहारे वह नगर का विस्तार हो रहा है उसे अक्षीय वृद्धि कहा जाता है। तो होमर हायट ने इसी अक्षीय वृद्धि के आधार पे अपने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आप देख सकते हैं कि उन्होंने 64 अमेरिकी जो नगर हैं उनके डाटा को इकट्ठा किया कि कहाँ पर किस प्रकार के क्या चीज़ें हैं और उनके आधार पे उन्होंने अपना यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि औसत जो किराया है और जो सड़क है, आंकड़ों और उसका मानचित्र, इन सब को दिखाने के बाद एक अलग प्रकार की संरचना सामने आई। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो उन्होंने 142 अमेरिकी नगरों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये पाया कि कोई भी नगर का जो फैलाव है या बसाव है वह प्रमुख रूप से सड़कों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? सड़क पर ही आधारित होता है। तो मैं जिस आयोजना की बात कर रहा था होमर हायट का, वह आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि होमर के हायट के द्वारा बनाया गया यह आयोजना आपको बीच में एक सड़क दिखाई दे रही है। यह सड़क आपके दूसरे पेटी से लेकर के पहली और 5वीं पेटी के सहारे बैठा हुआ है। मेन रूप से यह सड़क ही है जिसके आधार पे आप देख सकते हैं कि जो नगर का फैलाव हुआ है, आप 2 नंबर पेटी का बात करें या 5 नंबर पेटी की बात करें या इधर नीचे 2 नंबर पेटी की बात करें, इसका फैलाव किसके आधार पे हुआ है? मुख्य रूप से सड़क के आधार पे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि नगर में किस प्रकार से कौन कौन सी पेटी पाई जाती है। जनरली मुख्य रूप से जो पेटी थी वह बर्गेस की पेटी थी, लेकिन उसका फैलाव किस प्रकार से होगा वह उन्होंने बताया। तो पहला जो पेटी है जिसे कहा जाता है CBD, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, अब इसलिए यह सेंटर में होगा तो इन्होंने भी उसे सेंटर में ही रखने का प्रयास किया। यह पहला पेटी है जो CBD है, जहां पर मुख्य रूप से व्यापारिक गतिविधियां होगी। व्यापारिक गतिविधियों में काम करने वाले जो लोग होते हैं या फिर जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं वह भी उसी के आसपास रहते हैं। लेकिन इन्होंने बर्गेस का एक और पार्ट था छोड़ दिया था, उन्होंने उद्योगों को छोड़ दिया था। होमर हायट ने उन उद्योगों को भी अपने इस नगर आयोजना में शामिल किया। आप देख सकते हैं यह जो दूसरा पार्ट है, दूसरी पेटी है, यह दूसरी पेटी प्रमुख रूप से थोक व हल्के वस्तु निर्माण उद्योगों के बारे में बात कर रहा है। मतलब नगर के जो CBD है उसी के जस्ट बगल में कुछ कुछ वस्तुओं का निर्माण भी हो सकता है और वह निर्माण क्षेत्र किसके आधार पे होगा? सड़क के किनारे होगा। क्यों? क्योंकि सड़क उसमें निर्माण क्षेत्र में सामान को लाना ले जाना वहाँ से, उसके लिए गाड़ियाँ होंगी और गाड़ियों को आने जाने के लिए प्रमुख रूप से सड़क। और तो ये उद्योग कहाँ पे डेवलप होंगे? उसी सड़क के किनारे डेवलप होंगे। और यह उद्योग मुख्य रूप से किसके? नगर के पास में होंगे, क्योंकि कुछ दुकानें तो यहाँ भी होंगी जो इस उद्योग से सामान लेकर के बेचेंगी। ये प्रमुख रूप से होता है। तो कुछ सामान क्या होगा? यहां से बाहर चला जाएगा और कुछ सामान इस नगर में भी बिकेगा और नगर में सामान बेचने के लिए सड़क का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहां पर एक तिराहा बना हुआ है। दूसरा जो तीसरी जो पेटी है, तीसरी पेटी प्रमुख रूप से यहां पर निम्न वर्ग के लोग होते हैं जो प्रमुख रूप से नगरों में काम करने वाले मजदूर वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग हैं,
उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि वो नगर से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते, क्योंकि प्रतिदिन उनको आने जाने का जो किराया होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, नगर के पास में ही वो उद्योग धंधों के पास में ही अपना निवास स्थान बनाते हैं, चाहे वह स्लम एरिया के रूप में हो, चाहे वह पुराने घर के रूप में हो, किसी भी आधार पे आप देख सकते हो वहाँ पर ये श्रमिक लोग रखते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि चौथी पेटी मध्यम वर्ग के आवासी लोग, नगर में काम करने वाले जो आपके क्लर्क हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो थोड़े से अच्छे स्तर के मजदूर हैं या कुशल श्रमिक हैं, जिनको थोड़ा अच्छे जगह पे रहना है, वो रहते हैं चौथी पेटी में। यह चौथी पेटी आप मान सकते हैं कि यहाँ पर मध्यम वर्ग के आवास क्षेत्र होता है, यहाँ पे मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको काम करना है तो नगर में ये चले गए आराम से, और उसके अलावा ये थोड़ा सा आपके उद्योग धंधे वाले एरिया के पास में भी रहते हैं, इस साइड में। तो जो उद्योग धंधे में काम करने वाले जो लोग हैं वो इस साइड रहेंगे, और जो नगर में काम करने वाले लोग हैं ये इस साइड में रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्षेत्र नगर में काम करने वाले लोग जो सीबीडी में काम करते हैं, और इस क्षेत्र में जो उद्योग धंधों में काम करते हैं उसके वहाँ पे रहते हैं। इसके बाद होता है उच्च वर्ग के आवासीय क्षेत्र, नगर को चलाने वाले, नगर में रहने वाले बड़े बड़े लोग, जो पेशेवर लोग हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हैं या फिर बड़े दुकानों के मालिक हैं, उनको भी रहने के लिए जगह चाहिए होगा। तो वो रखते हैं मुख्यतः पांचवी पेटी में। आप देख सकते हैं पांचवी जो पेटी है, यहाँ पर एक सड़क जा रही है। तो जनरली ये क्या होते हैं, बहुत पहुँच वाले लोग होते हैं, तो अपने क्षेत्रों में क्या करते हैं, ये सड़क बनवा के रखते हैं ताकि इनको आने जाने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दूसरा चीज़ यह है कि जनरली ये पाया जाता है कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वह जनरली कहाँ पर रहते हैं, निम्न वर्ग के पास नहीं रहते हैं, वो मध्यम वर्ग के बीच में रहते हैं। तो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में मध्यम वर्ग पाया जाता है, और यह मुख्य रूप से सड़क के किनारे रहते हैं। सड़क के किनारे इन द सेंस कि वहाँ पर आने जाने का साधन बढ़िया हो। तो ये होमर हायट ने अपनी थ्योरी में बताया कि कोई भी क्षेत्र नगर में सड़क के अनुसार ही वह डेवलप होगा। तो कुल मिलाकर आप ये देख सकते हैं कि होमर हायट ने यह बताया कि कोई भी क्षेत्र है वहाँ पे जो नगर होगा वह 5 पेटियों में डेवलप होगा। सेंटर में उसका व्यापार क्षेत्र होगा, उसी से लगा हुआ उसका उद्योग धंधा क्षेत्र होगा, और उद्योग धंधे के पास और व्यापार क्षेत्र के पास ही निम्न वर्ग के लोग होंगे, और इसके पास ही निम्न वर्ग के पास मध्यम वर्ग के लोग रहेंगे, और मध्यम वर्ग के पास उच्च वर्ग के लोग रहेंगे। तो होमर हायट का थ्योरी हमने पढ़ा, अब इसके बारे में हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न यह है, होमर हायट ने खंडीय सिद्धांत कब दिया था? तो आपके पास ऑप्शन है 1936, 1934, 1939, 1938। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि होमर हायट ने जो अपना यह सिद्धांत दिया था वह 1939 में दिया था। इसका सही आंसर है 1939, 1939। दूसरा प्रश्न है, होमर हायट के अनुसार नगरीय भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाला सबसे बड़ा कारक कौन होता है? हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, उसी कारक के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसका प्रमुख उत्तर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है जनसंख्या, सड़क, उद्योग और आवास। तो इसका सही उत्तर है सड़क। हमने बताया था आपको कि किसी भी नगर में जो सड़क है वह प्रमुख रूप से अपना योगदान देती है नगर को बढ़ाने में या नगर के आकार की संरचना के बारे में। तीसरा जो सिद्धांत है उसका नाम है बहुकेंद्रीय सिद्धांत या मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी। दो विद्वान थे जिनका नाम था हैरिस और उलमैन। आप देख सकते हैं इन दोनों महोदय का यहाँ फोटो भी लगा हुआ है। उन्होंने बहुकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्यों जरूरत पड़ा? आखिर क्या कारण था कि जो होमर हायट में कुछ चीज़ें नहीं मिली? तो इन्होंने देखा कि जो होमर हायट या बर्गेस जी ने जो थ्योरी दिया उसमें भारी उद्योग उसका वर्णन नहीं था, या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं नगर के आसपास
जो बड़े लोगों का होता है, लेकिन नगर में नहीं होते हैं, नगर से दूर होते हैं। तो उन्होंने यह पाया कि कोई भी एक नगर है उसका एक केंद्र नहीं हो सकता, जैसे कि पिछले दो विद्वानों ने बोला कि मल्टीपल न्यूक्लियाई, संकेंद्रीय एक केंद्र होगा। इन्होंने बात किया कि मैं फिर से लेता हूँ कंप्लीट से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा था। ठीक है, तो तीसरा सिद्धांत है बहुकेंद्रीय सिद्धांत। यह सिद्धांत को अंग्रेजी में कहा जाता है मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी। इस थ्योरी को 1945 में हैरिस और उल्मैन ने दिया। आखिर कुछ तो कारण रहा होगा जो यह सिद्धांत प्रतिपादन किया गया हैरिस और उल्मैन के द्वारा। तो जैसा कि आपने पिछले दो थ्योरी में देखा, बर्गेस और होमरहाइड का, तो उन्होंने किसी एक केंद्र के बारे में बात की थी। इन्होंने बोला नहीं, किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी क्रियाकलाप के लिए कई केंद्र हो सकते हैं। दूसरा तथ्य यह था कि होमरहाइड ने भारी उद्योगों के बारे में बात नहीं की थी, बर्गेस ने भारी उद्योगों के बारे में बात नहीं की थी, कुछ और केंद्र थे जिनके बारे में बात नहीं की थी। तो उन सब को मिलाकर के हैरिस और उल्मैन ने बहुकेंद्रीय सिद्धांत दिया 1945 में। ये इसका फिगर देख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अभी आगे। बहुकेंद्रीय सिद्धांत भूगोलवेत्ता हैरिस और उल्मैन के द्वारा दिया गया 1945 में यह सिद्धांत। और यह सिद्धांत, दोनों सिद्धांत, जो पुराने जो दोनों सिद्धांत थे उनका कुछ कुछ पार्ट लिया गया और कुछ नए तथ्य थे उनको सम्मिलित किया गया। तो जो बहुत से केंद्रों की जो संकल्पना है वह सुझाव सर्वप्रथम मैकेंजी महोदय ने 1933 में दिया था। उस बहुत से केंद्रों का जो बात था उसे हैरिस और उल्मैन ने ग्रहण किया और अपने इस सिद्धांत में प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार जो भूमि का उपयोग है वह प्रायः बहुत से अलग अलग केंद्रों के आसपास निर्मित होता है, न कि केवल एक केंद्र के आगे। इस सिद्धांत को मल्टीपल न्यूक्लियाई बोला जाता है। आखिर न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है? तो इसमें आप बात कर सकते हैं कि अलग अलग केंद्र का अलग अलग स्वरूप होता है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, और या तो वो वाणिज्य संबंधित प्रक्रिया हो जाए, या कोई उद्योग संबंधित प्रक्रिया हो जाए, या कोई और भी प्रक्रिया वहाँ पर हो सकती है। हर प्रक्रिया के लिए आप यूँ कहें कि अलग अलग केंद्र हो सकते हैं, अर्थात यहाँ पर विशिष्ट प्रकार के केंद्र होंगे। तो बात करेंगे हम अलग अलग प्रकार के केंद्र के बारे में। तो हैरिस और उल्मैन ने सबसे पहला बताया केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, जैसा आपने पुराने जो दूसरे सिद्धांत थे उसके बारे में भी बताया, तो हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र वह होता है जहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं। दूसरा होता है थोक व्यापार और हल्के वस्तु निर्माण क्षेत्र। इसके बारे में आपने होमरहाइड की थ्योरी में भी जाना, तो हम इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं जाएंगे। तीसरा है निम्न वर्ग के आवासीय क्षेत्र। इसके बारे में भी आप जानते हैं, जो नगर के आसपास के क्षेत्र रहते हैं वहाँ पर ये आवासीय क्षेत्र में ये लोग रहते हैं जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं। इनमें भी बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। मध्यम वर्ग के आवासीय क्षेत्र, वह नगर के केंद्र के पास में रहेगा, वह मध्यम वर्ग का आवासीय क्षेत्र रहेगा। और पांचवा है उच्च वर्ग का आवासीय क्षेत्र। इसके बारे में भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इसकी स्थिति जो होगी वह थोड़ी सी अलग होगी। आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो सेंटर वाला होगा पार्ट वह अलग जगह पे होगा, उसके जस्ट बगल में वहाँ पर छोटे व मध्यम वर्ग के उद्योग होंगे, दोनों के पास में निम्न वर्ग का आवासीय क्षेत्र होगा, और इस निम्न वर्ग के आवासीय क्षेत्र के पास में मध्यम वर्ग का आवासीय क्षेत्र होगा, और इसके थोड़ा सा दूर वहाँ पर उच्च वर्ग का आवासीय क्षेत्र होगा। इसका जो डिजाइन है, इसकी जो आकार है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा अलग है। तो उन्होंने सड़कों के आधार पे, लेकिन जो केंद्र है उसके आधार पे इसका बात किया, लेकिन मुख्य रूप से जो उसमें परिवर्तन किए गए दूसरे सिद्धांतों से, उसके बारे में हम अब बात करेंगे। हैरिस और उल्मैन ने जो पिछले जो सिद्धांत थे उसमें जो कमियां थी उसके बारे में दूर करने का प्रयास किया। इसमें जो सबसे पहली कमी थी उनमें वह था भारी उद्योग का क्षेत्र। न बर्गेस ने
और न होमर हायट ने, दोनों महोदय ने भारी वर्ग के जो भारी उद्योग जो क्षेत्र होते हैं उसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया। तो हैरिस और उलमैन ने बताया कि नगर का एक क्षेत्र होगा जहां पर भारी वर्ग के उद्योग धंधे लगेंगे। आप यह देख सकते हैं कि यह जो क्षेत्र होगा जो नगर से बाहर होगा वहां पर भारी उद्योग धंधे लगेंगे। आप भोपाल में भी देख सकते हैं, भोपाल में जो मंडीदीप का एरिया है वह भोपाल में नहीं है, भोपाल से दूर है और वहां पे भारी उद्योग है। तो ऐसे उद्योग जो बड़े उद्योग हैं जो ज़्यादा प्रदूषण करते हैं वो कहाँ लगेंगे? वह कहाँ लगेंगे? वह नगर के बाहर लगेगा। और हैरिस और उलमैन ने उसकी बात की। तो नगर के बाहर की स्थिति में भारी उद्योगों को हम लगा सकते हैं। दूसरे बारे में बात किया उन्होंने कि कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो लोग जहां पर व्यापार की प्रक्रियाएं होंगी, जो बड़े लोग होते हैं, जो पेशेवर लोग होते हैं या वहाँ के जो बड़े व्यापारी होते हैं, वह नगर का सीबीडी में जाकर व्यापार करना नहीं चाहते, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यापार हो रहे हैं वो कागज़ पे हो रहे हैं आजकल। तो उसके लिए वो ऑफिस चाहिए, और वह ऑफिस कहाँ पर इस्टेब्लिश होगा? वो उनके घर के पास में होगा। आप देख सकते हैं यह 7वां जो केंद्र है वह केंद्र होगा बहिर्वर्ती व्यापार क्षेत्र। यह मुख्य व्यापार क्षेत्र से दूर है। आप देख सकते हैं कि यह मुख्य रूप से जो 5वां उच्च वर्ग के लोग हैं और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके बीच में। तो ये जो क्षेत्र होगा यहाँ पर अलग से व्यापार की क्रियाएं होंगी, इसे कहा जाता है बहिर्वर्ती व्यापार क्षेत्र। यहाँ पर ज़्यादा ऑफिस नहीं, ज़्यादा क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर ऑफिसेस होते हैं और वहाँ पे मीटिंग्स होती हैं और वहीं पे जो बड़े व्यापार हैं उनका बात होता है। तो इसके लिए जो व्यापारी होते हैं उन्हें मुख्य रूप से व्यापार क्षेत्र वहाँ पे नहीं जाना होता है, वो अपने इसी क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी नगर में रहने वाले जो बड़े लोग हैं, जो पेशेवर लोग हैं या वहाँ के नेता लोग हैं या फिर जो भी बात करें हम, उनको रहने के लिए वो फार्म हाउस बनाते हैं। तो वह फार्म हाउस कहाँ होता है? वह नगर में नहीं होता है। पार्ट तो वह नगर का है, लोग नगर के ही हैं, लेकिन रहते कहाँ हैं? नगर से दूर। तो इस प्रकार के क्षेत्र को दिखाने के लिए हैरिस और उलमैन ने बात किया, और वह जो क्षेत्र था उसे कहा गया आवासीय उपांत। और यह उपांत कहाँ होगा? आप देख सकते हैं जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनके घर के पास या उनके घर से थोड़ा सा दूर, जो नगर का पार्ट नहीं होगा, या नगर का पार्ट होगा लेकिन नगर से थोड़ा दूर होगा, या नगरी कोलाहल से दूर होगा। नगर के शोर शराबे यहाँ पर नहीं होंगे, नगर से दूर है, वहाँ पे पर्यावरणीय व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। कहें कि बेस्ट से भी बेस्ट जोन है जहाँ पे रहने का जगह है, तो इसे कहा जाता है आवासीय उपांत। इसके अलावा कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जो नगर में स्थापित ही नहीं किए जा सकते। 9वीं जो केंद्र है उसे कहा जाता है औद्योगिक उपांत। औद्योगिक उपांत क्या होता है? नगर के बाहर के क्षेत्र में उद्योग का स्थापना। आप ये देख सकते हैं औद्योगिक उपांत, यह नगर से थोड़ा दूर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे उद्योग भी होते हैं जो थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लमेटिक हो। अगर वो वहाँ का जो प्रदूषण है वो फैल जाए तो लोगों को नुकसान कर सकता है। तो ऐसे उद्योग जो कभी कभी समस्या का कारण बन सकते हैं, ऐसे उद्योगों के लिए हैरिस और उलमैन ने नगर के बाहर का एक क्षेत्र दिया जिसे कहा जाए औद्योगिक उपांत। ये औद्योगिक उपांत यहाँ पर अपना उत्पादन भी करेंगे और ये जो वस्तु उनका निर्माण करेंगे, इस वस्तु का निर्माण बेचने का काम इस नगर में नहीं होगा। यह सीधा के सीधा किसी दूसरी जगह पे जहाँ पर उसे एक्सपोर्ट करना वहाँ पे चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस उद्योग में बनने वाले जो वस्तु हैं वह उस नगर के लिए नहीं रहेंगे, वह किसी दूसरे नगर के लिए या किसी दूसरे देश के रहेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि हैरिस और उलमैन ने 9 प्रकार के केंद्रों को बताया। पहला केंद्र था केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे व्यापारिक कार्य होते हैं। दूसरा केंद्र था निम्न और मध्यम वर्ग के उद्योग। तीसरा केंद्र था निम्न वर्ग के लोग। चौथा केंद्र था मध्यम वर्ग के लोग। 5वां केंद्र था उच्च वर्ग के लोग। 6वां केंद्र था भारी उद्योग और 7वां केंद्र था बहिर्वर्ती व्यापार क्षेत्र। 8वां केंद्र था आवासीय उपांत और 9वां केंद्र था औद्योगिक उपांत। इस 9 केंद्रों के बारे में हैरिस और उलमैन ने विशेष रूप से व्याख्या किया। आइए अब इन 3 जो सिद्धांत थे, इन तीनों सिद्धांत का हम तुलनात्मक मूल्यांकन करेंगे।
पहला सिद्धांत था बर्गेस का, जिन्होंने संकेंद्री पेटी का सिद्धांत दिया। दूसरा सिद्धांत था होमर हाइट का, जिन्होंने खंड सिद्धांत दिया। और तीसरा सिद्धांत था हैरिस और उलमैन का, जिन्होंने बहुकेंद्रीय सिद्धांत की बात की। तो कुछ कुछ कमियां रही हर सिद्धांत में, जिसको अंत में हैरिस और उलमैन ने पूरा किया। आप देख सकते हैं कि हायट और जो हैरिस था, उन्होंने जो दूसरे सिद्धांत थे उसको ठुकराने के बजाय धीरे धीरे सुधारने का प्रयास किया। कुछ चीज़ें पुराने वाले सिद्धांत में से ली, कुछ तथ्य नए जोड़े, और इस प्रकार से धीरे धीरे चीज़ें सुधरती गई। और आप देख सकते हैं कि कोई भी सिद्धांत है वहाँ पर विशेषतः धरातल, यातायात, भूतपूर्व भूमि उपयोग, उन सभी को धीरे धीरे सुधार के वहाँ के नगरीय आकारिकी के बारे में बात करते हैं। कुल मिला के हम यह बात कर सकते हैं कि हर सिद्धांत में कुछ न कुछ कमी थी, जिसको धीरे धीरे लोगों ने सही किया। और आज के समय में जो ये हैरिस और उलमैन का जो थ्योरी है, मुझे लगता है यह सबसे ज़्यादा सही है, जिसके आधार पे अलग अलग केंद्रों के आधार पे किसी भी नगर की आवासीय संरचना या आकार की संरचना निर्मित होती है। अब हम बात करेंगे क्विज के बारे में, क्योंकि आपको हमने हैरिस और उलमैन का जो सिद्धांत बताया उससे कुछ क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि बहुकेंद्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। यह तो आप समझ सकते हैं कि किसके बारे में बात किया जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है E.W. बर्गेस, दूसरा ऑप्शन है होमर हाइट, तीसरा ऑप्शन है हैरिस तथा उलमैन, और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर दिनेश कुमार। तो आपका जो यह सही ऑप्शन है उसके बारे में आप बताएंगे कि इस ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है क्या E.W. बर्गेस? नहीं, उन्होंने संकेंद्री पेटी का सिद्धांत दिया। क्या होमर हाइट? नहीं, उन्होंने खंडित सिद्धांत दिया। क्या डॉक्टर दिनेश? नहीं, क्योंकि मैं तो केवल पढ़ा रहा हूँ। इसे दिया था हैरिस और उलमैन ने। मतलब बहुकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन हैरिस और उलमैन ने किया। दूसरा प्रश्न, बहुकेंद्रीय सिद्धांत के अनुसार नगर में कितने केंद्र होने चाहिए। हैरिस और उलमैन ने कई केंद्रों की बात की। उन्होंने बोला कि एक केंद्र की बात नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि आखिर कितने केंद्र हों। तो इसका पहला ऑप्शन है एक भी नहीं, दूसरा एक, तीसरा दो, चौथा कई केंद्र। तो इसका सही उत्तर है कई केंद्र, क्योंकि उसका नाम ही है बहुकेंद्र। जब बहुकेंद्र है मतलब यहाँ पर कई केंद्र होंगे, और हर केंद्र अपने लिए एक विशेष होगा, स्पेशलाइज्ड होगा, जहाँ पर उस प्रकार की एक्टिविटी होगी। ये कुछ पाठ्य पुस्तक है जिनके आधार पे आप इनके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। अधिवास भूगोल R.C. तिवारी का, या नगरी भूगोल सुरेश चंद्र बंसल का, या नगरी भूगोल O.P. सिंह सर का। धन्यवाद।